आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर से। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 6 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी को पकड़ लिया गया है। उसने पुलिस के रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की थी। पुलिस ने उस पर गोली चलाई जिससे वो घायल हो गया। इससे पहले नदी के पास उसके कपड़े, पहचान पत्र और सुसाइड नोट मिला था जिसमें उसने खुदकुशी की बात कही थी। बाद में उसने बताया कि ऐसा उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए किया था। दलपत को पुलिस जब रेप वाली घटना स्थल पे लेके जा रही थी तभी उसने एक दरोगा की रिवॉल्वर छीन के भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में उसे भी पैर में गोली लगी। दलपत को जब अरेस्ट किया गया आज, उसके बाद फिर पूछताछ के बाद उसे उस घटनास्थल का निरीक्षण के लिए ले जाया गया। घटनास्थल पे और भी रिकवरीज के लिए ले जाया गया। वहाँ पे उसने दरोगा की पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और फायर करने की भी कोशिश की है। उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायर किया है। उसके पैर में गोली लगी है। गढ़मुक्तेश्वर के गांव में 6 अगस्त की शाम दलपत ने एक 6 साल की बच्ची को अगवा कर रेप किया था। बच्ची को मरा समझकर वो छोड़ के भाग गया। जख्मी बच्ची का मेरठ में इलाज चल रहा है। कल उसके गांव में नदी के किनारे दलपत के कपड़े, उसकी आईडी और उसका सुसाइड नोट मिला था। इसमें उसने लिखा था कि पुलिस एनकाउंटर से बचने के लिए वो नदी में कूदकर खुदकुशी कर रहा है। पुलिस कहती है कि उसे ये आइडिया उसके एक रिश्तेदार ने दिया था। ये पूरा आइडिया उसके दिमाग में उसके एक परिजन ने, जो काफी दूर का परिजन है, इसकी बहनोई की तरफ से रिश्ते में कुछ लगते हैं दूर से, और वो काफी दूर है इसके गांव से। उस गांव के रहने वाले तो उन्होंने सहयोग किया है, जंगल में इसे छिपाने की कोशिश की है। उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी इस पूरे मामले में। इस घटना की समाज में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। तमाम राजनीतिक दलों ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया। पुलिस का कहना है कि दलपत अपने गांव के पास एक घने जंगल में छुपा हुआ था, जिस वजह से उसे ढूंढने में इतना वक्त लगा। पूछताछ में उसने बताया कि उसने शराब के नशे में बच्ची से रेप किया। तुमने जो ये घटना की थी उस पर कोई पछतावा, अफसोस है तुम्हें? बहुत अफसोस है। क्या नशे में थे उस वक्त जब करी थी? कच्ची शराब पी रखी थी? अच्छा जी, अब तो कभी नहीं करो। ऐसे मामलों में जितना ज्यादा जरूरी अपराधी को पकड़ा जाना है, उतना ही जरूरी इन मामलों की ऐसी पैरवी है कि अपराधी को सजा मिल सके, क्योंकि सबूतों के अभाव में ऐसे तमाम मामलों में अपराधी छूट जाते हैं। हापुड़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। इधर राजस्थान में करीब 35 दिनों से चली आ रही सियासी उठापटक अब खत्म हो चुकी है। अशोक गहलोत ने राजस्थान की विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। इधर सचिन पायलट ने घर वापसी के बाद सदन में कांग्रेस का सबसे मजबूत सिपाही खुद को बताया। जो पक्ष में वो आ गए, जो विपक्ष में वो ना गए। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। ध्वनिमत से अशोक गहलोत ने विश्वास प्रस्ताव जीत लिया है। यानी अब अगले 6 महीने तक उनकी सरकार पूरी तरह सुरक्षित हो गई है। विधानसभा में विश्वास मत से पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। छोटा भाई और मोटा भाई ने विधायकों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी। राजस्थान में सदस्य बैठे बैठे बोल रहे। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में न किसी शाह की चली और न किसी तानाशाह की चली। आप कभी बकरा मंडी बताते हो, कभी हॉर्स ट्रेडिंग करते हो। आप तो पूरे के पूरे हाथी कटक गए। पूरे एलिफेंट ट्रेडिंग का कोई आविष्कारक है तो श्रीमान आप हैं। विधानसभा में सबकी नजरें सचिन पायलट पर लगी हुई थी। उप मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद पायलट की जगह बदलकर विपक्ष के विधायकों के करीब की गई तो सचिन पायलट ने खुद को सरहद पर तैनात सिपाही बता दिया। पहले जब मैं वहां बैठता था तो सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा था। फिर मैंने सोचा कि अध्यक्ष महोदय ने और हमारे चीफ विप साहब ने मेरी सीट यहां पर क्यों रखी है। 2 मिनट मैंने सोचा और फिर देखा कि यह सरहद है, पक्ष है, विपक्ष है, और सरहद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। अशोक गहलोत ने विश्वास मत प्रस्ताव पर बोलते हुए बीजेपी पर राजस्थान में
कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। आपने बहुत कोशिश अभी की कि हमारे कुछ साथी, जो हमेशा राजनीतिक पार्टी में होता है, आपके वक्त में हुआ, वसुंधरा जी वक्त में भी हुआ, कोई नई बात नहीं। देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी में कई बार डिस्टेंशन होता है, पर जिस खूबसूरती के साथ में उसका समापन हुआ, उसका कोई धक्का किसी को लगा देश के अंदर, तो अमित शाह को लगा, आप सबको लगा। रेगिस्तान में उठा सियासी बवंडर फिलहाल शांत हो गया है। भले सचिन से लेकर गहलोत एक दूसरे के साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हों, पर दिलों में अब भी दूरी और तल्खी बाकी है। राजस्थान का सियासी संकट खत्म होने का सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान की जनता को होगा कि कम से कम अब उनके चुने हुए विधायक होटलों की बजाय उनके बीच रहेंगे, उनके काम करेंगे। और फिलहाल अशोक गहलोत सरकार को अब 6 महीने कोई खतरा नहीं है। खतरा तब होगा जब 6 महीने बाद उनके विधायक इधर से उधर हो जाएं, क्योंकि राजनीति का कोई भरोसा नहीं है। जयपुर में सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह, अश्वनी मेहरा और सतीश के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। इधर सुशांत सिंह राजपूत केस में क्षेत्राधिकार का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और फैसला सुरक्षित है। इस बीच इस मामले की CBI जांच को लेकर जाने पहचाने और बॉलीवुड के बड़े नाम सामने आ रहे हैं और इसे मुहिम की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में CBI जांच की मांग बॉलीवुड में जोर पकड़ रही है। अब अभिनेता वरुण धवन ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर इस केस में CBI जांच के लिए आवाज उठाई। इससे पहले बृहस्पतिवार को ही सुशांत की को स्टार रही अभिनेत्री कृति सनोन ने भी सोशल मीडिया पर यही मांग रखी। कृति के अलावा परिणीति चोपड़ा, मौनी रॉय, गली बॉय के सिद्धांत चतुर्वेदी सहित सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की अभिनेत्री रही संजना सांघी ने #जस्टिस फॉर सुशांत के साथ CBI जांच की मांग की। इस केस को लेकर अभिनेता सूरज पंचोली का नाम भी खबरों में है, पर बृहस्पतिवार को ही उन्होंने भी #CBI फॉर SSR का नारा सोशल मीडिया पर लगाया। आपको बता दें कि अभिनेता शेखर सुमन, सुशांत की पुरानी दोस्त अंकिता लोखंडे और अभिनेत्री जरीन खान पहले ही CBI जांच की मांग कर चुके हैं। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, NDTV इंडिया। इधर अनलॉकिंग और बारिश के बीच दक्षिण मुंबई से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी आई है। अगर 7 दिनों की ही बात करें तो 475 नए मामले सामने आए हैं, यानी कि औसतन हर दिन 60 से ज्यादा मामले हैं। BMC का कहना है कि 80 से ज्यादा फीसदी जो मामले हैं वो ऊंची इमारतों से सामने आ रहे हैं। कोरोना के 40 पॉजिटिव केस मिलने के बाद दक्षिण मुंबई के पेडर रोड की ये बहुमंजिला मित्तल भवन इमारत कुछ दिन पहले पूरी सील कर दी गई। इमारत के पास पहुंचे हमारे कैमरे में ये तस्वीर आपको हैरान करेगी। बिल्डिंग की सफाई में लगा ये शख्स न मास्क में है न ही ग्लव्स में। 6 अगस्त को 4706 मामले, 13 अगस्त को 5181 मामले। BMC द्वारा जारी इन आंकड़ों को देखें तो लॉकडाउन में ढील के साथ ही 7 दिनों में दक्षिण मुंबई के D वार्ड में 475 नए मामले देखे गए हैं, यानी हर दिन करीब 67 मामले। शहर का ग्रोथ रेट जहां 0.83% है, वहीं इस वार्ड का ग्रोथ रेट है 1.38%, यानी कोरोना के मामलों में शहर में सबसे पहले नंबर पर यही वार्ड आता है। इनमें से 80% मामले ऊंची इमारतों से आ रहे हैं। मुंबई के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर बताते हैं कि इनमें घरेलू कर्मचारी, ड्राइवर और अन्य सहायकों की तादाद सबसे ज्यादा है। कोरोना बाधित लोगों के संक्रमित होने का कारणों का जब हमने पता किया तो ये पता चला कि इनके घरों में काम करने वाले जो हाउस हेल्प है, उनके जो ड्राइवर है, इनका प्रमाण बड़ी मात्रा में है, इनकी संख्या बड़ी मात्रा में है। ये इसके और कारणों का जांच किया तो ये पता चला कि ये आपस में सोशल डिस्टेंस रखते नहीं हैं और जो कॉमन फैसिलिटी यूज़ करते हैं तो उसकी सैनिटाइजेशन होता नहीं है। वैसे दक्षिण मुंबई हो या शहर के दूसरे इलाके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले और बिना मास्क के घूमने वालों की कमी नहीं है। शहर में कोरोना का चक्र घूमा है। सबसे पहले ऊंची इमारतों से मामले देखे गए थे, फिर वहां से ये वायरस बस्तियों में पहुंचा और अब अनलॉकिंग में इन्हीं बस्तियों से निकलकर मामले सबसे ज्यादा ऊंची इमारतों से रिपोर्ट हो रहे हैं। मास्क वगैरह भी लोग पहन नहीं रहे, समझे। लड़के बाइक पे चलाते, बिना मास्क के गाड़ी चलाते लोग, यही सब वजह से कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा है। बिना मास्क के आज़ादी से घूम रहे, बाज़ारों में, ऑफिस में, इतने मतलब पूरा रोड पे ही पूरे ट्रैफिक है, पूरा मतलब पब्लिक चलती है,
मास्क नहीं पहनती, खांसती है, छींकती है। शहर में 2 दिनों के भीतर ही 137 नई इमारतें फ्लोर सील हो चुकी हैं। अब सील हुई बिल्डिंगों का आंकड़ा 5,552 तक पहुंच चुका है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना वायरस की वजह से दफ्तर बंद हैं, लोग घरों से काम कर रहे हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वर्क स्पेस की मांग में कमी आएगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाले राजेश चौगले को लॉकडाउन के बाद से ही घर पर बिठा दिया है। इनके यहाँ 20 लोग काम करते थे, पर अब इन्हें कहा गया है कि दिवाली तक कुछ नहीं होने वाला। इनका बेटा फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहा है और इसलिए अब कमाई के लिए राजेश सुबह अखबार बांट रहे हैं। 10,000 मेरी सैलरी आता था, उसमें घर चलता था, बच्चे का पढ़ाई होता था। उसके बाद आगे के मेरे को सोचना पड़ा क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी कुछ कमाता नहीं है। लॉकडाउन की वजह से देश भर में बेरोजगारी दर बढ़ी है। सीएमआई के अनुसार अप्रैल महीने में देश भर में बेरोजगारी दर 23% से ज्यादा थी। तो वहीं अब लाइसेंस फोरस के रिपोर्ट के अनुसार अगर चीजें इसी तरह से चलती रहीं तो इसका असर 25 से 30% रोजगार पर पड़ेगा। दफ्तरों की मांग में आने वाली कमी का असर केवल कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि इन दफ्तरों में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्ट बॉय, सफाई कर्मचारी और इसके साथ ही दफ्तरों के बाहर चाय और दूसरी चीज़ों की दुकान लगाने वाले लोगों पर भी पड़ेगा। रियल एस्टेट में आने वाली सुस्ती का असर लोगों की जेब के साथ ही सरकारी तिजोरी पर भी पड़ेगा। रियल एस्टेट का जीडीपी में 6.1% योगदान है। तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मिला है और ये क्षेत्र 1.10 लाख करोड़ रुपए बतौर टैक्स देता है। अभी जितने दफ्तर खुलने चाहिए थे उतने खुले नहीं हैं। धीरे धीरे अब ये कंपनियां भी कोशिश करेंगी कि अपने खर्चे वो कम करें। Most of the company will look at reducing their cost. लॉकडाउन का ऐलान करते समय केंद्र सरकार की ओर से अपील की गई थी कि किसी को भी नौकरी से ना निकालें, पर अब देखकर ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ा है, जिसके पास ना ही पैसे बचे हैं और ना ही रोजगार। मुंबई से संतोष नागवेकर और कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना वायरस के साए में इस बार किस तरह से हो रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम, आपको दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट। एक ब्रेक के बाद बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। हर साल के मुकाबले 15 अगस्त का कार्यक्रम इस बार कुछ कम भव्य होगा। कोरोना वायरस की वजह से बच्चे इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे और जो आमंत्रित गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनकी संख्या भी कम होगी। मास्क में सुरक्षाकर्मी 15 अगस्त की रिहर्सल में मार्च करते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल। लाल किला 1 अगस्त से आम लोगों के लिए बंद है और रोज वहां सैनिटेशन ड्रिल होती है। एनडीटीवी को पता चला है कि इस कार्यक्रम के दौरान सबसे ज्यादा जोर सोशल डिस्टेंसिंग पर ही दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के गार्ड ऑफ ऑनर में बस 22 जवान और अफसर होंगे। राष्ट्रीय सलामी में इनके अलावा 32 सैनिक और अफसर हिस्सा लेंगे। इस साल के समारोह पर काफी रोक रहेगी। स्कूली बच्चों का कार्यक्रम नहीं होगा। बस एनसीसी के 500 लोगों को इजाजत होगी, वो भी आपस में 6 फुट की दूरी रखेंगे। प्रधानमंत्री 7:21 पर पहुंचेंगे और 7:30 बजे झंडा फहरा देंगे। सूत्रों के मुताबिक इस साल प्रधानमंत्री का भाषण पिछले साल के मुकाबले कुछ छोटा हो सकता है। उनके भाषण के बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा और फिर तिरंगे गुब्बारे उड़ाए जाएंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मुंबई की इस बारिश के बीच सिटी सेंटर शो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।